नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकारें अक्सर सच से मुंह चुराने की कोशिश करती हैं, उनको नकारने की कोशिश करती हैं, और जब इससे बात नहीं बनती है तो वे अपना एक सच गढ़ने की कोशिश शुरू कर देती हैं, एक झूठ को सच के रूप में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर देती हैं। केंद्र में काबिज मोदी सरकार इस समय यही कर रही है। क्योंकि मीडिया की आज़ादी और पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों की वजह से दुनिया भर में सरकार की थू-थू हो रही है, इसलिए उसने एक नई कवायद शुरू कर दी है इस पूरे सच पर पर्दा डालने के लिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। उसका कहना है कि ये जो सेल है वो जो रेटिंग प्रणाली है या जो रेटिंग एजेंसियां हैं उनका अध्ययन करेगी और वो ये देखेंगी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर हिंदुस्तान में पत्रकारिता और मीडिया की आज़ादी की रेटिंग तय कर रही हैं। जाहिर है कि ये पूरी कवायद रेटिंग एजेंसियों को दरकिनार करने, उनको डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश है। वास्तव में हुआ ये है कि जो दुनिया की जो प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है, जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में अपनी रिपोर्ट हर साल जारी करती है, उसकी रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। सन 2016 में वो 133वें स्थान पर था और सन 2020 की रिपोर्ट में वो 142वें स्थान पर पहुंच गया, यानी 9 स्थानों की सीधी गिरावट हो गई है। जाहिर है कि ये मामूली गिरावट नहीं है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखेंगे, 180 देशों के बीच में वैसे ही भारत बहुत नीचे है। कहने को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संविधान है और हमारे यहाँ मीडिया की आज़ादी भी है, लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ मीडिया की आज़ादी कितनी है, क्योंकि 180 देशों की रिपोर्ट में वो 142वें स्थान पर है और ये पिछले 4 सालों में वो 9 स्थान लुढ़क गया है। तो जाहिर है कि पूरी दुनिया भर में भारत में मीडिया की आज़ादी को लेकर चिंता हो रही है, उस पर टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं और ये सरकार को खल रहा है और परेशान कर रहा है। तो इससे सरकार घबराई हुई है और वो कुछ एक ऐसा तरीका ईजाद करना चाहती है ताकि इस आलोचना से बच सके। अब ये जो स्थिति बनी है, ख़राब स्थिति बनी है, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, इसके लिए वो जवाबदेह भी है, इसके लिए वो जिम्मेदार भी है, क्योंकि उसी के कार्यकाल में ये लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो मीडिया की आज़ादी को, जो प्रेस की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं और पत्रकारों के स्वतंत्र होकर काम करने में बाधाएं डालती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो इस वातावरण को सुधारने के बजाय वो इस प्रणाली को ही दोषपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रही है। वो ये जताना चाहती है कि ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो देश को बदनाम कर रही हैं, भारत सरकार को बदनाम कर रही हैं। अगर प्रकाश जावड़ेकर के कुछ दिनों के पहले के आप ट्वीट को देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाने का मकसद भी उससे जाहिर हो जाता है कि दरअसल इसको बनाने के पीछे इरादे क्या हैं। अब जावड़ेकर साहब के उस ट्वीट को याद कीजिए। वो उस ट्वीट में बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी है मीडिया की, यहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई परेशान नहीं कर रहा है, और ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं दुनिया भर की वो भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हैं और जल्दी ही वो इसका पर्दाफाश कर देंगे। तो जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है, दरअसल उसका मकसद भारत में परिस्थितियों को ठीक करना नहीं है, उन चीज़ों का अध्ययन करके उनको दुरुस्त करना नहीं है, बल्कि आइडिया ये है कि कैसे इन एजेंसियों को गलत साबित किया जाए कि वो जो रेटिंग दे रही हैं हिंदुस्तान की वो गलत है। हालांकि वो दुनिया भर की रेटिंग दे रही हैं, हर साल दे रही हैं और उनके अपने मानक बिल्कुल तय हैं कि जिन आधारों पर वो ऐसा करती है। अब देखिए कि जो इन्होंने मॉनिटरिंग सेल बनाई है प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, उसका आप स्ट्रक्चर देखिए। उसमें सारे नौकरशाह या बाबू हैं, सरकारी बाबू हैं, यानी पीआईबी के ज़्यादातर अधिकारी हैं। और 2 पत्रकारों के नाम मांगे गए थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से,
सीनियर पत्रकारों के, तो 2 नाम उनको दिए गए, एक पी साईनाथ का, एक रजत शर्मा का। पी साईनाथ के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उनके बारे में किसी तरह का संदेह नहीं है, उनकी योग्यता के बारे में, उनके काम के बारे में, इसलिए वो विवादों से दूर है नाम। लेकिन जो दूसरा नाम है रजत शर्मा का, उसके बारे में भी आप सब जानते हैं कि उनकी निष्ठा किस पार्टी, किस विचारधारा और किस सरकार के साथ है, और अगर इस सेल का वो पार्ट बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी। जाहिर है कि वो इस मॉनिटरिंग सेल को उस ढंग से ढालने की कोशिश में मदद करेंगी सरकार की, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां हैं उनको संदेह के दायरे में लाया जाए, कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि उनकी विश्वसनीयता लोगों के दिमाग में कम हो जाए और सरकार जो कह रही है इन एजेंसियों के बारे में, उसी को सच लोग मानना शुरू कर दें। तो इस पूरे आईएमसी का जो पूरा मकसद है, जो पूरा एजेंडा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अब हमें ये पता नहीं है कि पी साईनाथ इस पूरी बॉडी का मेंबर बनके वो क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्हें बनना भी चाहिए, रहना भी चाहिए उस सेल में, या नहीं रहना चाहिए, एक अलग इशू है। सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है तो उन्होंने अपने विचार दिए होंगे, और उस पर सरकार कितना अमल करती है ये तो खुदा जाने। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार की मंशा अब बिल्कुल प्रकट हो चुकी है। उसकी नीयत साफ है कि वो भारत के अंदर पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है, वरना आईएमसी की क्या ज़रूरत थी। अरे चलिए मान लें अगर कि आईएमसी के ज़रिए आप ये अध्ययन करना चाहते हैं कि उन तमाम चीज़ों को गौर किया जाए जिनसे उसकी रेटिंग बिगड़ रही है, तो कुछ काम तो वो अपने स्तर पर अभी शुरू कर सकते हैं। जैसे तमाम राज्यों में जो भी पत्रकारों पर हमले की घटनाएं हुई हैं, उन पर केस हुए हैं झूठे, उन पर फर्जी मामले बनाए गए हैं, कहीं अरेस्ट हुए हैं, उन सब मामलों की एक जांच बिठा दें और उन पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दें, तो एक चीज़ साफ़ हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो खुद भी इसी में मुब्तला है। वो खुद ही पत्रकारों के दमन में, शोषण में और उनके उत्पीड़न में शामिल है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का मामला लीजिए, जिसकी वजह से ये रेटिंग और भी गिरी है। कश्मीर में पत्रकारों का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनको बार बार थाने में बुलाकर लंबी लंबी पूछताछ की गई हैं, और उन पर ऐसी धाराएं लगा दी गई हैं जो आमतौर पर पत्रकारों के लिए इस्तेमाल नहीं होती हैं। एक गुजरात का मसला है, एक छोटी सी वेबसाइट के एडिटर को अरेस्ट किया गया है राजद्रोह के मामले में। उत्तर प्रदेश में तो और भी बुरी हालत है, वहाँ पत्रकारों पर लगातार हमले होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तो वहाँ पत्रकारों की बड़ी दुर्गति हुई है। मध्य प्रदेश में हुई है। महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब बहुत सारे पत्रकारों और कार्टूनिस्ट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रही हैं। तो ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की हरकतें होती रही। मणिपुर में हुई है, असम में हुई हैं, बिहार में हुई हैं। इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं जहां उनको, झारखंड में हुई हैं। इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकारें थीं या अभी हैं, वहां पर पत्रकारों के ऊपर बहुत हमले हुए हैं और मीडिया की जो आज़ादी है वो प्रभावित हुई है। तो सरकार अगर करना चाहती तो ये कर सकती थी, लेकिन वो ये नहीं कर रही है। सरकार ये करना चाहती तो एक दूसरा उपाय ये भी था कि वो ये देखती कि जो रेटिंग में पहले 25-30 देश हैं, वहाँ क्या स्थिति है वो, और क्यों उनकी रेटिंग उससे बेहतर है। उसी से पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही हैं। तो एक तो ये है। अब देखिए कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका की रेटिंग भी हमारे से बेहतर है। मतलब वहाँ पर प्रेस की आज़ादी को कम खतरा है, पत्रकारों का उत्पीड़न वहाँ कम हो रहा है, वहाँ के मुकाबले हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकार के सामने जो एजेंडा है और जो उसकी नीयत में खोट है वो साफ दिख रहा है। वो इस आईएमसी को बनाकर कोई ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहती है। हम ये भी जानते हैं कि कैसे उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, दबाव का इस्तेमाल करके पूरे मीडिया को एक गोदी मीडिया में, एक भक्त मीडिया में तब्दील कर दिया है। यानी
वो उस तरह के मीडिया को बर्दाश्त नहीं करती है जो उसके खिलाफ बोलता है, उससे सवाल करता है। अभी कुछ समय पहले द वायर के एक संवाददाता के साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। द वायर के एडिटर के साथ भी इसी तरह से बिहेव किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये पूरे बीजेपी का एक चरित्र बन गया है और बीजेपी की सरकारें चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो मुख्य रूप से यही कर रही हैं। इसकी वजह से देश की छवि खराब हो रही है। देश की छवि की उसको चिंता नहीं है, दरअसल उसको चिंता है सरकार की छवि को लेकर। और सरकार की छवि को सुधारने के लिए वो पत्रकारिता के लिए माहौल सुधारने के लिए तैयार नहीं है। वो एक पर्देदारी करना चाहती है, वो कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करना चाहती ताकि रेटिंग सुधर जाए। उसे रेटिंग की चिंता है, पत्रकारिता के माहौल की चिंता नहीं है। तो पहले भी मोदी सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनमें अपनी रेटिंग दुरुस्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए थे और जिससे भारत की कई क्षेत्रों में रेटिंग बेहतर भी हुई थी। इस आईएमसी का मकसद भी मुझे लगता है कि यही होगा कि वो चीज़ें पकड़ में ले जाएं, वो फार्मूले ढूंढ दिए जाएं जिनसे रेटिंग बेहतर होती है और उसका इस्तेमाल करके रेटिंग ठीक कर ली जाए। बाकी तो हमें जो हिंदुस्तान के अंदर करना है हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा यही है कि मीडिया को अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखा जाए और अपने हिसाब से उसे चलाया जाए ताकि हमारा जो एजेंडा है वो हम लागू कर सकें पूरे देश पर। तो मित्रों, ये स्थिति है। इस आईएमसी को, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। ये कोई ऐसी स्टैंडर्ड कायम करने नहीं जा रही है जिससे भारत में पत्रकारिता की आज़ादी को कोई बल मिलेगा, पत्रकारों को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी काम करने की, बल्कि इसके ऊपर एक पर्देदारी होगी, एक आवरण डाला जाएगा जिसके नीचे सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, बल्कि और दमनकारी उपाय किए जाएंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एक बेहतर छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। मित्रों, ये था आज का मीडिया वॉच और मुझे लगता है कि ये जो सरकार की चालबाजियां हैं आज के इस एपिसोड से आपको कुछ समझ में आई होंगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और डीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे मीडिया से जुड़े एक और मसले पर, मीडिया के चाल चरित्र को परखने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।